नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव अकेले लड़ने की तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आरजेडी से गठबंधन न होने की सूरत में कांग्रेस अपने दम पर 24 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। क्या बिहार में अभी भी आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है? ये सवाल तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद पैदा हुआ है जिसमें तेजस्वी ने 24 सीटों पर होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा कर दी। आप भी सुनिए। हम लोगों ने तो पहले से ही प्रत्याशी जो हैं घोषणा हम लोग कर ही दी है हर जगह, जिसमें कि हमारे लेफ्ट पार्टियों के साथ जो है सहमति थी। और इसमें नहीं कांग्रेस के साथ तो हम लोगों का हमने केंद्र में उनको सपोर्ट दे ही रखा है। बिहार में अभी ऐसा कोई चुनाव नहीं है और ऐसी कोई पेशकश वैसे भी नहीं हुई। एमएलसी का चुनाव जो है हम लोग अपने बलबूते पे लड़ेंगे। आरजेडी अपने बलबूते। तेजस्वी के बयान से कांग्रेस में खलबली मच गई है। आरजेडी से गठबंधन का इंतजार कर रहे बिहार कांग्रेस के नेताओं ने इसकी सूचना दिल्ली दरबार तक पहुंचा दी है। लेकिन हम लोग इसलिए रुके हुए थे, जो यहाँ जो महागठबंधन की बात थी उसमें क्या आगे बात होती है। लेकिन कल से जो बयान देखे हैं उसके बाद भी हमने अपनी बातचीत आलाकमान को बता दी है। जो वहाँ से दिशा निर्देश होगा उसका पालन। तेजस्वी के एक तरफा फैसले से निराश कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अब कांग्रेस भी अकेले 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के साथ गठबंधन रखना है या नहीं, ये सोनिया और राहुल गांधी तय करेंगे। वो करेंगे, लेकिन देखिए हर पार्टी सारे सीट 24 सीटों पे हर पार्टी अपनी जनाधार बनाए हुए तैयारी कर चुका है। वो तो गठबंधन इसलिए होता है कि एक दूसरे को मदद करके जिताना, एनडीए को परास्त करना। अगर अकेले भी लड़ते हैं तो इससे जनाधार सबका मजबूत होगा। आगे आने वाले 2024 में निश्चित तौर पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी और पूरे देश में सरकार बनाएगी। इसलिए घबराने की बात नहीं है महागठबंधन विचारधारा की। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच शुरू हुई नई खटपट पर एनडीए के नेता चुटकी ले रहे हैं। बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच पहले भी महाठगबंधन ही था। इन दोनों पार्टियों ने जनता के हितों के विषय में कभी नहीं सोचा है, हमेशा अपने हितों के विषय में सोचा है। कैसे एक दूसरे को राजनीतिक दुलती दी जाती है, कोई इन पार्टियों से सीख सकता है। तो जो महागठबंधन बिखरा हुआ है, जिस महागठबंधन में किसी का सम्मान नहीं होता है, जिसमें किसी को भाव नहीं दिया जाता है, इज्जत नहीं होती है, वो एनडीए से मुकाबला नहीं कर सकती। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी ने अलग अलग चुनाव लड़कर देख लिया। एक बार फिर ये दोनों अलग अलग लड़कर एनडीए का मुकाबला कितना कर पाते हैं, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रवि सिसोदिया और पटना से ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। वहीं बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में घमासान छिड़ गया है। एक भी सीट न मिलने से नाराज वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सभी 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। शनिवार की शाम को तो ये साफ हो गया कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी 13 तो जेडीयू 11 सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी 13 में से एक सीट अपनी सहयोगी पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को देगी। लेकिन इसी घोषणा ने एनडीए के एक दूसरे सहयोगी को नाराज कर दिया है। नाराज मुकेश सहनी ने सभी 24 सीटों पर अपनी पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि 24 जगह अपने दम पर अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। और कह सकते कि जिस तरीके से एनडीए पहले था वैसा तो एनडीए नहीं दिख रहा है। तो आगे देखिए क्या क्या होता है। हम तो 24 जगह लड़ेंगे।
हालांकि मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से नीतीश सरकार पर कोई आंच आए। मंत्री बनाए, लेकिन हम अपना एक मल्ला का बेटा, जुबान का पक्का और ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं और आगे का मुझे कोशिश करता हूं कि चलाएं। मुकेश सहनी की नाराजगी के बाद एनडीए के दूसरे दल डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि थोड़ी सी जो नाराजगी है उसे समय रहते दूर कर लिया जाएगा। किसी को थोड़ा नाराजगी है वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। उस समय पर नाराजगी आते जाते रहता है, लेकिन हम एक हैं और ठीक हो जाएगा। 24 सीट पर जो वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहा है खुद मुकेश सहनी जो, वो सब ठीक हो जाएगा, समय पर सब ठीक हो जाएगा और एकदम ठीक हो जाएगा। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि मुकेश सहनी की नाराजगी तत्कालिक तौर पर स्वाभाविक है, लेकिन एनडीए बिहार में मजबूत है। आप जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं मुकेश सहनी जी का, यह सही है कि उनका दुख है, दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस चुनाव से कोई ज्यादा लाभ और हानि होने वाला उनको नहीं है। मुकेश सहनी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इधर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मदरसा में मिल रही शिक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र बड़े होकर सिर्फ मौलवी ही बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपने बच्चों को सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की अपील की है। मैं तो जिस गांव से आता हूं वहां अल्पसंख्यक सबसे बड़ी आबादी है। आप एक चीज समझिए कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मौलवी बनेंगे, तो मौलवी बनना है कि डॉक्टर बनना है? डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए स्कूल में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो मौलवी बनना है तब तो आप मदरसा में जाएं, कोई इशू नहीं है। हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई परहेज है। लेकिन यदि बच्चों को सही में डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है तो आपको सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ेगा। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के मदरसा शिक्षा पर सवाल उठाने पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने पलटवार किया है। साथ ही ऐसे बयान से बचने की नसीहत दे डाली है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह का बकवास अब नहीं होना चाहिए। मदरसे के लोगों के बारे में जानना है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देखें, उन्होंने देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। दारुल उलूम देवबंद के लोग मौलाना असद मदनी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, इन लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और आज भी सिविल सर्विसेज में मदरसे के जो मुसलमान आते हैं उसमें 5% मदरसे के लोग हैं, और मैं खुद मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। तो इस तरह की बात करना, ऐसी बात, ऐसा लगता है कि किसी कम्युनिटी को टारगेट करके सरकार को, पार्टियों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और ऐसे लोगों को अपने विवेक पे दोबारा से गौर करना चाहिए, बेहुदा बातों से परहेज करना चाहिए और समाज को अमन और शांति के साथ रहने देना चाहिए। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पोते के जन्मदिन पर शराब की बोतल के साथ डांस करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज का है। बताया जा रहा है कि सैदपुर गांव के रमेश कुमार सिंह के पोते के जन्मदिन पर पार्टी रखी गई थी। बर्थडे में डांसर भी बुलाई गई थी। इसी दौरान रमेश सिंह मंच पर चढ़ गए और शराब की बोतल लेकर डांसर के साथ नाचने लगे, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया जो वायरल हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब की बोतल खाली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस बात का प्रमाण नहीं मिल पाया कि रमेश सिंह ने शराब पी थी या नहीं। और मुंगेर में एक बार फिर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। दियारा इलाके में पुलिस ने 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहां से पिस्टल, कारतूस और हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए गए हैं।
पकड़े गए 2 लोग पहले भी हथियार तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दियारा क्षेत्र में रेड किया गया, उसमें 5 बेस मशीन और 2 पिस्टल, 1 अर्धनिर्मित पिस्टल, 4 मैगजीन, 3 गोली और अन्य बहुत सारा सामान बरामद हुआ है, जो ये लोग वहाँ हथियार बनाने का काम कर रहे थे। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी महंगी पड़ सकती है। गोपालगंज में ईयरफोन लगाकर चल रहा एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। मृतक इंटर का छात्र था। थावे छपरा रूट पर एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक इंटर छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त कोयनी गांव निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है। वो खेत से घर लौट रहा था, कान में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक से गुजर रहा था। तभी उसी ट्रैक पर हॉर्न बजाती ट्रेन गुजर रही थी, लेकिन ईयरफोन की वजह से ये युवक ट्रेन की आवाज नहीं सुन सका। इस घटना से पूरे गाँव में कोहराम मच गया। नाराज परिजन हंगामा मचाने लगे। थावे जीआरपी के जवानों ने हालात को संभाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हेडफोन लगाया था कान में, ऐसी से तब तक ट्रेन उधर से आया, कुहासा का समय था और एक्सीडेंट हो गया। उसको अंदाजा नहीं मिला कि भाई ट्रेन पास कर रहा है बगल से। गोपालगंज के होनहार इंटर स्टूडेंट सोनू कुमार की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होने वाली थी, लेकिन ईयरफोन ने उसकी जान ले ली। इस हादसे ने गोपालगंज के ग्रामीणों को हिलाकर रख दिया है। और कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पीएचसी में दवा एक्सपायर हो गई और फिर उसे कचरे में फेंक दिया गया। इस मामले में पीएचसी प्रभारी ने चुप्पी साध रखी है। कोढ़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गोदाम में बड़ी मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां एक्सपायर हो गई। इसकी तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। एक ओर तो कोढ़ा के ग्रामीण एक एक दवा के लिए तरस रहे हैं, दूसरी ओर कोढ़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के किसी कोने में पड़ी लाखों रुपए की दवाइयां बर्बाद हो गई। ये दवाइयां समय पर मरीजों तक पहुंचती तो कई अनमोल जिंदगियां बच सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की वजह से ये टैबलेट और शीशियां जरूरतमंद मरीजों तक नहीं पहुंच सकी। जब मीडिया ने सवाल उठाया तो कोढ़ा सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक जवाब देने से बचते नजर आए। कोढ़ा सीएचसी के कर्मचारियों और डॉक्टरों की लापरवाही की ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है, जहां गोदाम के अंधेरे कमरे में सालों से पड़ी ये दवाइयां रखे रखे एक्सपायर हो गई। कोढ़ा के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दोषी डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं समस्तीपुर अनुमंडल के मोरवा में पकड़वा विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने गया हुआ था, जहां लोगों ने उसकी शादी जबरन करा दी। समस्तीपुर के मोरवा में पकड़वा ब्याह का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक की शादी जबरन एक युवती से करा दी गई। दलसिंह सराय का युवक विनोद कुमार अपनी बहन को लेकर उसके ससुराल मोरवा गया था, जहां उसके जीजा और कुछ ग्रामीणों ने उसे जबरन पकड़ लिया और खुदनेश्वर स्थान मंदिर ले गए। सिर पर पगड़ी पहनाई, पंडित जी ने पवित्र मंत्र पढ़े और दूल्हे राजा के ना नुकुर के बावजूद उसकी शादी गाँव की एक युवती से जबरन करवा दी गयी। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में चारों ओर भीड़ से घिरा ये युवक बार बार मना कर रहा है, लेकिन उग्र ग्रामीण उसके सिर पर जबरन पगड़ी पहनाते नजर आ रहे हैं। जब भीड़ के आगे एक नहीं चली तो युवक ने भारी मन से दूल्हे के कपड़े पहने, सिर पर पाग सजाई और नई नवेली दुल्हन के गले में वरमाला डाल दी। इस पकड़वा शादी के गवाह बने मोरवा के ग्रामीण। जबरन 7 जन्मों के बंधन में बंधा ये जोड़ा अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। वहीं वैशाली के महुआ प्रखंड में नकली पुलिस बनकर लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। मामला नारायणपुर बुजुर्ग गांव के शिवचंद्र पासवान के घर की है। बीती रात करीब 6 लोग पुलिस बनकर घर में दाखिल हुए और जमकर लूटपाट की। विरोध करने पर घर के लोगों से मारपीट भी की। पीड़ित का कहना है कि पहले भी उनके घर चोरी हो चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पुलिस कह करके घर में घुसा था। हाँ, जो हम पुलिस वाले हैं। हम पुलिस वाले हैं, ये लगा के दोबारा हुआ है। अच्छा, आपके घर में ये दूसरा चोरी हाँ, है? ये दूसरा पुलिस के बहाने घुस गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहचान हुआ कौन लोग थे? तो पहचान तो नहीं हो पाया। और पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के पास अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी गीत सेतु के समानांतर बन रहे पुल को लेकर अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इस दौरान कई वकीलों के अस्थायी कार्यालय को प्रशासन ने तोड़ दिया, जिसका अधिवक्ता संघ के वकीलों ने विरोध भी जताया और राज्य सरकार से बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। हंगामे के बाद फिलहाल काम को रोक दिया गया है। आज संडे था, छुट्टी का दिन था। सभी माननीय सदस्यगण अपने अपने घर पर थे। जानकारी मिली कि प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हम लोग को जो चैम्बर है, जो न्यायिक कार्य करते हैं, न्यायिक कक्ष माना जाता है, जिसमें क्लाइंट का फाइल है, कानूनी किताब है। भाई उनकी मांग तो हमेशा रहेगी, या है नहीं है, इस पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। हमारे जो कार्य हैं वो मेरे कार्य चलते रहेंगे। हटाया जाएगा सभी? देखिए, अभी काम तो चल ही रहा है इंक्रोचमेंट हटाने का। जो आगे बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। और राजधानी पटना से उत्तर बिहार की तरफ जाने के लिए अटल पथ से जेपी सेतु पुल को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कार्य जारी है, जो मई तक पूरा होगा। मगर अभी लोगों को अटल पथ से दीघा बाजार होते हुए लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ रहा है। ऐसे में अटल पथ से सीधे जेपी सेतु पुल चढ़ने के लिए टेम्पररी अप्रोच लेन बनाया गया है, जिसके सहारे अटल पथ से सीधे जेपी सेतु पर जाया जा सकता है। देखिए पटना से हमारे संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। अगर आप राजधानी पटना से उत्तर बिहार की तरफ सफर करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको अटल पथ से दीघा बाजार होते हुए एक लंबा रास्ता तय करके जेपी सेतु पुल चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं जेपी सेतु पुल पर खड़ी हूँ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो कनेक्टिंग लेन है, जो पुल है, इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि अटल पथ के आधे हिस्से को जेपी सेतु से जोड़ेगा। लेकिन जब तक इस पुल का निर्माण कार्य जारी है, तब तक के लिए एक तत्काल जो है वो टेम्पररी अप्रोच लेन बनाया गया है। यही वो अप्रोच लेन है जिसके सहारे आप सीधे ही अब अटल पथ से जेपी सेतु पुल पर चढ़ जाएंगे। आपको दीघा बाजार होते हुए एक लंबा रास्ता तय करने की ज़रूरत नहीं है। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, यही वो पुल है जिसके रास्ते, यही वो अप्रोच लेन है जिसके रास्ते आप अब सीधे ही अटल पथ से जेपी सेतु पुल पर चढ़ जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अब गाड़ियां वो सीधे अप्रोच लेन के सहारे जेपी सेतु पुल पर चढ़ रही हैं। और ये जो एक लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता था, इसकी में काफ़ी वक्त लग जाता था, काफ़ी ट्रैफिक भी होता था, जिसकी वजह से लोग जाम में फंसे रह जाते थे। तो ऐसे में ये एक अच्छी खबर है कि अब आपको कम समय में ही, तुरंत ही अटल पथ से आप जेपी सेतु पुल को चढ़ जाएंगे। कैमरामैन मनीष के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। वहीं देश का आम बजट पेश होने वाला है और देश के किसानों के साथ साथ बिहार के किसानों की निगाहें भी बजट पर टिकी हुई है। इस बजट में किसान को क्या उम्मीद है, वित्त मंत्री से बिहार के किसान क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए पटना के संपत चक के किसानों से बातचीत की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बजट पेश होने वाला है, देश के वित्त मंत्री आम बजट पेश करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है देश की निगाहें टिकी हुई है, निगाहें किसानों की भी टिकी हुई है और किसान इस उम्मीद में है कि इस बार के आम बजट में किसानों के लिए क्या कुछ निकलता है, क्योंकि देश की रीढ़ है किसान। और हम बात बिहार के किसानों की कर रहे हैं। बिहार में लगभग 70% से ज्यादा लोग कृषि पर आश्रित है, तो कृषि प्रधान राज्य होने की वजह से किसानों की निगाहें और भी ज्यादा टिकी है बजट पर कि भाई इस बार के बजट में बिहार के किसानों को क्या मिलने वाला है। एक किसान के तौर पर अगर हम आपसे पूछें कि वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं, आपको क्या चाहिए बजट में? हम लोग को समर्थन मूल्य चाहिए, आपको बेसी बढ़ाना चाहिए। आपका एमएसपी यहाँ कम है रेट में। देश के वित्त मंत्री कुछ ऐसा करे कि किसानों को उसको उचित मूल्य मिले। हम उचित मूल्य मिले और चावल और गेहूं का दाम बढ़ा दे ताकि किसान को कुछ फायदा हो। वित्त मंत्री से यही अपेक्षा चाहते हैं और आशा है
कि आने वाले जो बजट हैं वो किसान के हक में आए, और जो हम लोग को यूरिया खाद है चाहे डीएपी इस समय से उपलब्ध हो, और जो बाढ़ जो हमारे गांव के हम नदी के किनारे हैं तो बाढ़ आ जाता है, पानी लग जाता है, तो उसका जो क्षति होता है, जो चाहे वो कोई किसी तरीके से फसल का नुकसान हो जाता है उसका क्षतिपूर्ति बढ़िया 15 रुपया में लेता है, 30 रुपये में बेचता है। अभी चलिए टमाटर 5 रुपए ले रहा है, 20 रुपये बेच रहा है, तो सबसे पहले व्यापार पर अंकुश लगना चाहिए। अच्छा, तो एक मार्केट की भी बड़ी समस्या है और वित्त मंत्री से उम्मीद है कि इस बार बजट पेश करते समय वित्त मंत्री इन तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, संपचक, पटना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।